नमस्कार लर्नर्स। आज के इस व्याख्यान में हम वाणिज्य और कॉरपोरेट कानून के एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे, जो है कंपनी का निर्माण एवं समामेलन, दैट मीन्स फॉर्मेशन एंड इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी। एक कंपनी का अस्तित्व केवल कागजों पर नहीं होता, बल्कि इसके पीछे एक लंबी वैधानिक प्रक्रिया या क्रिया और कई व्यक्तियों का कठिन परिश्रम होता है। आज हम विस्तार से समझेंगे कि एक विचार कैसे विशाल व्यावसायिक इकाई का रूप ले लेता है और इसमें प्रवर्तक यानी प्रोमोटर की क्या भूमिका होती है। आज के आधुनिक युग में जब हम किसी बड़ी कंपनी जैसे रिलायंस या टाटा की बात करते हैं, तो हमारे मन में यह प्रश्न अवश्य आता है कि क्या इन कंपनियों की शुरुआत किसी आइडिया से हुई थी या इनकी शुरुआत कैसी हुई होगी। क्या यह केवल एक व्यक्ति का विचार था या एक जटिल कानूनी प्रक्रिया थी? वास्तव में कंपनी का निर्माण एक व्यवस्थित प्रक्रिया है जो कई चरणों से होकर गुजरती है। इस व्याख्यान में हम न केवल कंपनी बनाने की तकनीकी पहलुओं को समझेंगे, बल्कि व्यक्तियों को उनके बारे में जानेंगे भी जो अपनी दूरदर्शिता से किसी व्यवसाय को जन्म देते हैं। हम प्रवर्तन की अवधारणा से लेकर एक कंपनी के पूर्णतः स्थापित होने तक का सफर विश्लेषण से तय करेंगे। इस व्याख्यान के अंत तक हम निम्नलिखित बिंदुओं को गहराई से समझने में सक्षम होंगे। कंपनी निर्माण की विभिन्न अवस्थाओं को पहचानना, प्रवर्तन प्रमोशन की अवधारणा और उसके महत्व को स्पष्ट करना, एक प्रवर्तक प्रमोटर की परिभाषा और उसके भूमिका का विश्लेषण करना, प्रवर्तकों द्वारा किए जाने वाले विभिन्न कार्यों की विस्तृत जानकारी प्राप्त करना, प्रवर्तकों की वैधानिक स्थिति, उनके अधिकार, कर्तव्यों और दायित्वों की समीक्षा करना, कंपनी और प्रवर्तक के बीच के विश्वासित संबंध, दैट मीन्स फ्यूड्यूसरी रिलेशनशिप को समझना। किसी भी कंपनी की स्थापना की दिशा में प्रवर्तन प्रमोशन सबसे पहला और प्राथमिक कार्य है। सरल शब्दों में कहें तो प्रवर्तन उन सभी कार्यों की एक श्रृंखला है जो एक कंपनी के निर्माण के लिए किए जाते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि एक नया व्यवसाय शुरू करने का विचार सबसे पहले किसके मन में आता है? वह व्यक्ति जो कंपनी की स्थापना करता है, उसकी स्थापना की कल्पना करता है, उस कल्पना को साकार करने के लिए आवश्यक संसाधन जुटाता है, वही इस प्रकार की या इस प्रक्रिया का सूत्रधार भी होता है। प्रवर्तन केवल एक विचार नहीं, बल्कि यह उस विचार को एक कानूनी रूप देने की तैयारी है। इसमें व्यवसाय के क्षेत्र का निर्धारण करना, लाभ कमाने की संभावनाओं का आकलन करना, संसाधनों के सही उपयोग की योजना बनाना शामिल है। गुथमेन और डॉगल जैसे विद्वानों के अनुसार प्रवर्तन उस विचार की उत्पत्ति से शुरू होता है और तब तक चलते रहता है जब तक कि व्यवसाय एक चालू संस्था के रूप में कार्य करने के लिए तैयार ना हो जाए। यह एक ऐसी नींव है जिस पर भविष्य की पूरी कॉर्पोरेट इमारत खड़ी होती है। प्रवर्तन की इस पूरी श्रृंखला में कई महत्वपूर्ण चरण शामिल होते हैं। सबसे पहले एक व्यावसायिक सुअवसर की खोज की जाती है। इसमें उसके बाद उस अवसर को लाभ में बदलने के लिए पूंजी की स्थापना, पूंजी, संपत्ति और प्रबंधकीय योग्यता को एक साथ लाया जाता है। गस्टनबर्ग ने इसे बहुत ही सुंदर ढंग से परिभाषित किया है कि प्रवर्तन का अर्थ व्यावसायिक अवसरों की खोज करना और फिर लाभ के उद्देश्य से संसाधनों को संगठित करना है। यहाँ एक प्रश्न उठता है, क्या केवल विचार करना ही प्रवर्तन है? उत्तर नहीं। विचार के साथ साथ उस पर अमल करना, वैधानिक औपचारिकताओं को पूरा करना और कंपनी को एक कृत्रिम व्यक्ति, आर्टिफिशियल पर्सन के रूप में अस्तित्व में लाना भी प्रवर्तन का हिस्सा होता है। जब तक कंपनी का पंजीकरण नहीं हो जाता, तब तक वह अपना काम शुरू करने की स्थिति में नहीं आ जाती, तब तक प्रवर्तन की गतिविधियां जारी रहती हैं। अब हम उस महत्वपूर्ण व्यक्तित्व की बात करेंगे जिसे प्रवर्तक कहा जाता है। प्रवर्तक वे व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह होते हैं जो कंपनी को जन्म देते हैं। कंपनी अधिनियम में हालांकि इसकी कोई एक निश्चित परिभाषा नहीं दी गई है, लेकिन इसकी भूमिका को विभिन्न धाराओं के माध्यम से समझा जा सकता है। प्रवर्तक वह व्यक्ति है जो कंपनी की योजना बनाता है और उसे अस्तित्व के रूप में लाने के लिए जिम्मेदार होता है। विभिन्न कानूनविदों ने इसे अलग अलग तरीके से परिभाषित किया है। न्यायाधीश कॉकबर्न के अनुसार प्रवर्तक वह है जो निश्चित उद्देश्यों के आधार पर कंपनी का निर्माण करता है और आवश्यक कार्यवाही करता है।
वहीं लॉर्ड जस्टिन वॉर्डन इसे एक व्यापारिक शब्द मानते हैं जिसमें कंपनी बनाने की सभी क्रियाएं शामिल हैं। निष्कर्षतः प्रवर्तक वह कलाकार है जो एक व्यावसायिक विचार को वास्तविकता के धरातल पर उतारता है। वह कंपनी का न केवल निर्माता है बल्कि उसके शुरुआती अस्तित्व का रक्षक भी होता है। प्रवर्तकों के कार्य बहुत ही व्यापक और जिम्मेदारी भरे वाले होते हैं। उनके कार्यों को हम कुछ प्रमुख बिंदुओं में परिभाषित या विभाजित कर सकते हैं। सबसे पहले उनके कार्य है कंपनी के निर्माण की परिकल्पना करना। वे बाजार की जरूरतों को समझते हैं और एक नया व्यावसायिक ढांचा तैयार करते हैं। इसके बाद वे विशेषज्ञों जैसे वकीलों, इंजीनियरों और अंकेक्षकों दैट मीन्स ऑडिटर्स से परामर्श लेते हैं ताकि योजना की व्यवहारिकता जांची जा सके। क्या कंपनी बिना संचालकों के चल सकती है? बिल्कुल नहीं। इसलिए प्रवर्तकों को एक मुख्य कार्य प्रथम संचालक दैट मीन्स फर्स्ट डायरेक्टर की खोज करना और उनसे आवश्यक अनुबंधों पर हस्ताक्षर कराना भी होते हैं। इसके साथ ही वे कंपनी का नाम, उसका उद्देश्य और आवश्यक पूंजी का निर्माण भी करते हैं। यदि व्यवसाय के लिए किसी पुरानी कंपनी या संपत्ति को खरीदना है, तो उसके लिए बातचीत और समझौते में भी प्रवर्तक ही आगे रहते हैं। जैसे जैसे प्रक्रिया आगे बढ़ती है, प्रवर्तकों को वैधानिक दस्तावेजों पर ध्यान देना होता है। वे पार्षद सीमा नियम, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और पार्षद अंतर नियम, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन तैयार करवाते हैं। ये दस्तावेज कंपनी का संविधान होते हैं। इसके बाद कंपनी की रजिस्ट्री कराना और निगमन प्रमाण पत्र दैट मीन्स समामेलन प्रमाण पत्र या सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन प्राप्त करना उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि होती है। पूंजी जुटाना भी एक बहुत बड़ी चुनौती होती है। इसके लिए प्रवर्तक प्रविवरण या प्रोस्पेक्टस तैयार करवाते हैं और जनता को निवेश के लिए आमंत्रित करते हैं। वे बैंकों का चयन करते हैं, विज्ञापन देते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि न्यूनतम अभिदान मिनिमम सब्सक्रिप्शन प्राप्त हो जाए। इन सभी कार्यों के दौरान होने वाली शुरुआती खर्चे जिन्हें पारिश्रमिक व्यय या प्रारंभिक व्यय कहा जाता है का भुगतान भी प्रवर्तक ही सुनिश्चित करता है। वे कंपनी की नींव को इतना मजबूत बनाते हैं ताकि कंपनी आगे सुचारू रूप से चल सके। प्रवर्तक केवल अनुमानों पर काम नहीं करते, उनके कार्यों में विस्तृत जांच पड़ताल शामिल होती है। वे विचार की संभावनाओं, भविष्य के लाभ, उत्पाद की लागत और यातायात के साधनों का सूक्ष्म विश्लेषण करते हैं। इसके बाद ही वे सामग्री का एकत्रीकरण करते हैं जैसे भूमि, भवन, मशीनरी और विशेषज्ञों की सेवाएं। पूंजी एकत्रित करने के लिए वे अभिभावकों दैट मीन्स अंडर राइटर्स की मदद लेते हैं ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि यदि जनता शेयर नहीं खरीदती है तो कंपनी के पास पर्याप्त धन रहे। इस प्रकार प्रवर्तक एक योजनाकार, एक प्रबंधक, एक वित्तीय रणनीतिकार की भूमिका साथ में निभाता है। क्विक रिकैप करते हैं, संक्षिप्त पुनरावृत्ति करते हैं। अब तक हमने देखा है कि प्रवर्तन कंपनी निर्माण की पहली सीढ़ी है और प्रवर्तक वह व्यक्ति है जो इस विचार को जन्म देता है। प्रवर्तक विशेषज्ञों की सलाह देता है, दस्तावेज तैयार करता है, पूंजी जुटाता है और कंपनी को कानूनी रूप से पंजीकृत कराता है। अब एक महत्वपूर्ण प्रश्न आता है कि प्रवर्तक की आखिर में वास्तविक स्थिति है क्या? क्या वह कंपनी का मालिक है, एजेंट है या ट्रस्टी है? कानूनी तौर पर प्रवर्तक न तो कंपनी का एजेंट होता है, न ही ट्रस्टी होता है और न ही मालिक होता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि जब प्रवर्तक काम शुरू करता है तब तक कंपनी का अस्तित्व ही नहीं होता। बिना मालिक के कोई एजेंट नहीं हो सकता और बिना लाभार्थी के कोई ट्रस्टी नहीं हो सकता। तो फिर वे क्या है? कानून की नजर में प्रवर्तक का कंपनी के साथ एक विश्वासृत संबंध फ्यूडेशरी रिलेशन होता है। इसका अर्थ है यह वह रिश्ता पूर्ण विश्वास और ईमानदारी पर टिका हुआ है। प्रवर्तक को कंपनी के हितों के लिए काम करना चाहिए, न कि अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए। उसकी एक जिम्मेदारी है और वह जिम्मेदारी उन सभी निवेशकों के प्रति भी होती है जो कंपनी में पैसा लगाते हैं। वे एक प्रन्यासी दैट मीन्स ट्रस्टी की तरह व्यवहार करने के लिए नैतिक और कानूनी रूप से बाध्य होते हैं। चूंकि प्रवर्तक का रिश्ता विश्वास पर आधारित है, इसके लिए उनके कुछ कड़े दायित्व भी हैं। सबसे पहला दायित्व है महत्वपूर्ण तथ्यों का प्रकटीकरण।
कंपनी से जुड़े हर छोटे बड़े तथ्य को बताना अनिवार्य है। यदि प्रवर्तक कंपनी को कोई संपत्ति बेच रहा है, तो उसे उस पर होने वाले लाभ का स्पष्ट विवरण देना होगा। क्या प्रवर्तक गुप्त लाभ कमा सकता है? जी नहीं। यदि कंपनी बनने या बनाने के दौरान या उसके बाद प्रवर्तक को कोई गुप्त लाभ होता है, सीक्रेट प्रॉफिट होता है या कमाया है प्रवर्तक ने, तो कानूनन उसे वह कंपनी लाभ को लौटाना होगा। इसके अलावा कंपनी के धन से कोई संपत्ति खरीदी गई है तो उसका पूर्ण विवरण देना होगा। यह उसकी कानूनी जिम्मेदारी बनती है। पारदर्शिता ही उनके काम का मूल मंत्र होना चाहिए। प्रवर्तकों की जिम्मेदारी केवल सूचना देने तक सीमित नहीं होती। यदि प्रविवरण प्रोस्पेक्टस में कोई गलती या गलत जानकारी दी गई है या कोई महत्वपूर्ण तथ्य छुपाया गया है जिससे निवेशकों को हानि हो सकती है, तो प्रवर्तक व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होते हैं। धारा 63 के अनुसार मिथ्या वर्णन करने पर उन्हें 2 वर्ष तक उत्तरदायी या सजा सुनाया जा सकता है या फिर ₹50,000 तक का जुर्माना भी हो सकता है। यदि कंपनी के समापन के समय यह पाया जाता है कि पत्रकार ने यदि कंपनी के समापन के समय यह पाया जाता है कि प्रवर्तक ने किसी प्रकार का कपट या कर्तव्य भंग किया है, तो न्यायालय उनकी सार्वजनिक जांच का आदेश दे सकता है। यहाँ तक कि प्रवर्तक की मृत्यु होने पर भी उनके दायित्व समाप्त नहीं होते। उनकी संपत्ति से कंपनी की हानि की भरपाई की जा सकती है। साथ ही कंपनी के पंजीकृत होने से पहले किए गए अनुबंधों, दैट मीन्स प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए भी वे तब तक व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होते हैं जब तक कंपनी उन्हें औपचारिक रूप से स्वीकार नहीं कर लेती। इतनी सारी जिम्मेदारियों के बीच कानून प्रवर्तकों को कुछ अधिकार भी देता है। सबसे पहला अधिकार है प्रारंभिक व्यय प्राप्त करने का अधिकार। कंपनी बनाने की प्रक्रिया में जो भी जायज खर्च हुए हैं, प्रवर्तक उन्हें कंपनी से वापस मांग सकता है, बशर्ते कंपनी इसके लिए सहमत हो। दूसरा, सहप्रवर्तकों से क्षति का अधिकार। यदि कंपनी को कोई हानि हुई है और इस हानि के लिए केवल एक प्रवर्तक ने हर्जाना भरा है, तो उससे अधिकार है कि वह अन्य प्रवर्तकों या सहप्रवर्तकों से उनकी अनुपातिक राशि वसूल सके। इसके अलावा उन्हें उनकी सेवाओं के लिए पारिश्रमिक रेम्युनरेशन पाने का भी अधिकार है। यह पारिश्रमिक नगद हो सकता है, कंपनी के शेयर या डिबेंचर के रूप में हो सकता है, या शेयर बेचने पर मिलने वाले कमीशन के रूप में भी हो सकता है। प्रवर्तकों को उनकी मेहनत का फल कई तरीकों से मिल सकता है। कभी कभी वे अपनी कोई निजी संपत्ति कंपनी को ऊंचे मूल्य पर बेचकर लाभ कमाते हैं, बशर्ते इसका प्रकटीकरण किया गया हो। कई बार कंपनी उन्हें मुफ्त में या रियायती दरों पर अंश या शेयर आवंटित भी कर देती है। इसके अलावा उन्हें प्रीमियम या अंश निर्गमित करने का अधिकार या नगद भुगतान भी दिया जाता है। महत्वपूर्ण बात यह है कि ये सभी लाभ पारदर्शी होने चाहिए और कंपनी के दस्तावेजों में दर्ज होने चाहिए। बिना प्रकटीकरण के लिए बिना प्रकटीकरण के लिया गया कोई भी लाभ गुप्त लाभ की श्रेणी में आएगा और उसे वापस करना पड़ सकता है। आज के इस विस्तृत चर्चा से यह स्पष्ट है कि कंपनी का निर्माण केवल एक कानूनी औपचारिकता नहीं, बल्कि एक सृजनात्मक जिम्मेदारी भरा कार्य है। प्रवर्तन इस पूरी प्रक्रिया की आधारशिला है। हमने देखा कि कैसे प्रवर्तक एक विचार को पूंजी, संपत्ति और वैधानिक स्वरूप प्रदान करके उसे एक चालू संस्था में बदल देता है। प्रवर्तक की भूमिका एक माली की तरह होती है जो बीज बोता है और उसके पौधे बनने तक उसकी रक्षा करते हैं। हालांकि वे कंपनी के एजेंट या ट्रस्टी नहीं होते और न ही मालिक होते हैं, लेकिन उनका विश्वासित संबंध उन्हें नैतिकता और ईमानदारी के उच्च मानकों से बांधता है। इसके पास जहां अधिकार है, वहीं कड़े कानूनी दायित्व भी है। एक सफल और ईमानदार प्रवर्तक ही एक मजबूत कंपनी की नींव रख सकता है, जो समाज और अर्थव्यवस्था में योगदान दे। अंतिम पुनरावृत्ति के संबंध में हमने समझा कि प्रवर्तकों की स्थिति विश्वासित या फिड्यूशरी होती है। उन्हें सभी लाभों का प्रकटीकरण करना होता है, अन्यथा वे दंड के भागी होते हैं। साथ ही उन्हें अपने खर्चों की भरपाई और पारिश्रमिक प्राप्त करने का पूर्ण अधिकार होता है। क्या आप बता सकते हैं कि यदि कोई प्रवर्तक जानबूझकर किसी संस्था को या जानकारी को छुपाता है, तो कंपनी पर क्या प्रभाव पड़ेगा? जैसा कि हमने चर्चा
किया। यह न केवल कंपनी के विश्वास को तोड़ता है, बल्कि प्रवर्तक को एक गंभीर कानूनी संकट में भी फंसा सकता है। इस व्याख्यान के साथ मुझे आशा है कि आप कंपनी के निर्माण और प्रवर्तकों की भूमिका को पूर्णतः समझ पाए होंगे। यह विषय आपके आगामी व्यावसायिक अध्ययन और करियर के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण आधार तैयार करेगा। तब तक के लिए रिवीजन करते रहिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद।